नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन आएगा, क्योंकि अभी हम 2-3 दिन जो है चैप्टर वाइज ना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज है इसको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। कौन सा समूह जो है कौन सा तत्व जो है 17 समूह से रिलेटेड है, 17वें समूह, जिसको हम लोग हेलोजन समूह कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेलोजन समूह कहा जाता है। 17 समूह से रिलेटेड है, तो कौन सा जो है 17 समूह से रिलेटेड है? तो अगर आप, जिसे हम लोग हैलोजन समूह कहा जाता है, अगर हम लोग हैलोजन समूह के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब जो है हैलोजन समूह का सदस्य है। किसका है? हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। तो संबंधित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे आर्गन जो होगा, आर्गन जिसकी परमाणु संख्या जो है 18 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है। 288 इनर्ट गैस, ये 18 ग्रुप का मेंबर है। आप देख सकते हैं आर्गन इनर्ट गैस, आपके इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो जनरली आपको जो है ग्रुप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हाइड्रोजन ग्रुप का मेंबर है। और ये जो 18 ग्रुप है ये इनर्ट गैस का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ये आपका इनर्ट गैस का ग्रुप है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो है जरा ध्यान से आप देखना। निम्न में से कौन सा अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु किसे कहा जाता है? अर्ध धातु का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। आप जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और जल्दी से एक बार जवाब दीजिए। अर्ध धातु नहीं है, अर्ध धातु का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय अर्ध धातु? अर्ध धातु का मतलब आप क्या समझते हैं? अर्ध धातु के विषय में बात किया है, तो अर्ध धातु पूछा गया है। तो हम लोग अर्ध धातु, जिसका मतलब होता है उपधातु, अर्ध धातु का मतलब होता है उपधातु। उपधातु नहीं है, अर्ध धातु का मत नहीं है, मतलब उपधातु नहीं है। तो बोरॉन आपका क्या है? बोरॉन आपका जो है ये आपका अर्ध धातु है। क्लोरीन जो है ये आपका अधातु है, अधातु के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा अर्ध धातु नहीं है, वो आपका क्लोरीन आएगा। अगर उपधातुओं की बात करें, उपधातुओं को ये अर्ध धातु कहा जाता है। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। उपधातुओं की जो कुल संख्या होती है, उपधातुओं की कुल संख्या के संबंध में बात बोला जाए तो उपधातुओं की कुल संख्या जो है वो 7 होती है। ये बात समझ में आ रहा? उपधातु में पृथ्वी पर सबसे अधिक, एक सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु के विषय में अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो उपधातु पाए जाते हैं वो है आपका सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है। क्या है? उपधातु है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है सिलिकॉन। ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर रासायनिक सूत्र के संबंध में बात करें, किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जरा देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के 2 अणु पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है। जिसका जो सूत्र होता है वो होगा CaSO4। CaSO4 इंटू 2H2O। जल के कितने अणु होते हैं? जल के 2 अणु होते हैं। 2H2O होगा। जल के कितने अणु होते हैं? जल के 2 अणु होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सॉरी हेमीहाइड्रेट होता है। सॉरी, एक बार आप देख लेंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू आपका हाफ, ये जिप्सम का सूत्र होता है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये जिप्सम का सूत्र है। ये किसका? जिप्सम का, जिसको हम लोग डाइहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, जिसको हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ये आपका, तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो है सी इज द राइट आंसर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रॉपरली एक एक चीजों को बारीकी से समझिएगा आप, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप देंगे कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए, आवर्त के नियम का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था?
तो यहां पे हम बात करेंगे आवर्त के नियम का खोज जो है, आवर्तीय नियम का खोज आपका देखेंगे तो मेंडलीफ, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, समझ में आ रहा ना, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का हमने पूछा है। एक है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, जिन्होंने 1913 में ये पीरियोडिक टेबल बनाया था, 1900 मोस्ले। ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आप किस पर आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। याद रखिएगा, ये बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर आधारित है। ये आप बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं कि मेंडलीफ, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका मेंडलीफ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंडलीफ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, ये आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? बताएंगे आप कि विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल होगा, थायमिन होगा, स्कॉर्बिक एसिड होगा या टेकोफेरॉल होगा। तो विटामिन बी का द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? एक बार आप लोग बताएंगे कि विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? विटामिन बी का केमिकल नेम पूछा गया है, तो विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल होगा, थायमिन होगा, स्कॉर्बिक एसिड होगा, टेकोफेरॉल होगा। तो विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। तो विटामिन बी वन क्या, बी क्या हो गया? थायमिन जो है, विटामिन बी को जो है कहा जाता है, विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम थायमिन हो गया। तो बी1 को आप, विटामिन बी को आप देख सकते हैं थायमिन, बी2 आपका राइबोफ्लोबिन हो गया, विटामिन बी3 आपका नियासिन हो गया। एक क्वेश्चन आता है जल में घुलनशील विटामिन, आपको पता होगा जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? अगर हम लोग वाटर में सॉल्युबल विटामिन की बात करें, वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन जो है, वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन है उसमें हम लोग कहते हैं WBC, मतलब बी और सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये पूरे जल में घुलनशील विटामिन है। ये किसमें है? ये जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन विटामिन मैंने बताया? विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। और फैट में घुलनशील विटामिन बात करें, फैट में ADEK, ADEK ये जो विटामिन है ये आपका फैट में सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन ADEK जो है ये फैट में घुलनशील विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान में रखना है। 3 तत्व है, आपको ध्यान रखना है। हमने क्या बोला है? 3 तत्व है XYZ। हमने क्या बोला? 3 तत्व है XYZ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः, ये X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8, ये Y का है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये Z का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये किसका है? Z का इलेक्ट्रॉनिक। तो तत्व Z एक क्या है? तत्व Z जो है ये Z तत्व क्या है? अधातु है या उपधातु है, निष्क्रिय गैस है या धातु है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बताएंगे, प्रॉपरली बताएंगे। हमने पूछा 3 तत्व हैं X, Y और Z। तो X का, तो यहां पे पूछा गया है Z क्या है? Z के विषय में बात किया है, तो Z का जो है ये होगा आपका निष्क्रिय गैसों का है 2-8-8, आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8, जो आपके 18 समूह में जो 6 इनर्ट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, उसके अंतर्गत आपका आता है ये आर्गन, इसकी परमाणु संख्या 18 है। तो ये निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इनर्ट गैस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इनर्ट गैस के अंतर्गत आते हैं। ये बिल्कुल आप प्रॉपरली ध्यान में रखेंगे इन बातों को। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले आप एक बार बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एग्जामपुर के कोर्स में जो है आपको एग्जामपुर के कोर्स में आपको दिवाली ऑफर 75% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? 75। एग्जामपुर के कोई भी कोर्स में आप पाए 75% डिस्काउंट। यूज कोड दिवाली 75, दिवाली 75 कोड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप 75% डिस्काउंट पा सकते हैं। कितना? 75% डिस्काउंट आप पा सकते हैं
दिवाली ऑफर जो है ये आपका लिमिटेड समय के लिए है, 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है ये ऑफर। नोट एक इंपॉर्टेंट बात, ये ऑफर जो है 27 अक्टूबर तक ही है, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो दिवाली ऑफर इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात, और इसमें आप 75% डिस्काउंट पा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? सभी एसिड में आम तत्व के रूप में क्या पाया जाता है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, सभी एसिड में आम तत्व के रूप में क्या पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है, क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन? तो सभी एसिड के लिए आम तत्व हमने पूछा है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है, तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है वो आपका हाइड्रोजन है। सभी एसिड के लिए आम तत्व, बिना हाइड्रोजन का एसिड नहीं हो सकता है। आप कोई भी एसिड का एग्जांपल देखिए, आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, आप नाइट्रिक एसिड की बात करें, आप फास्फोरिक एसिड की बात करें, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, आप एसिडिक एसिड की बात करें, आप कार्बोनिक एसिड की बात करें, कोई भी एसिड के विषय में बात करेंगे, कोई भी एसिड के संबंध में अगर आप चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी एसिड, सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन जो है सभी एसिड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका हाइड्रोजन जो है सभी एसिड में पाया जाता है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में आपका क्या है? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? एक सांद्र अम्ल पावरफुल एसिड है, उसके पावर को कम करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? तो देखिए, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए तो आप देखेंगे तनु अम्ल में पानी, सांद्र अम्ल में पानी, ये सबसे पहले अम्ल में पानी, फिर पानी में अम्ल, पानी में सांद्र अम्ल, क्या करने की आवश्यकता है? तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूछा सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? एसिड टू वाटर, अम्ल को जो है पानी में धीरे धीरे डालेंगे। एसिड सांद्र अम्ल में पानी, तो सांद्र अम्ल में हम क्या डालेंगे? पानी नहीं, तनु अम्ल में पानी। सबसे पहले अम्ल में पानी डालेंगे, पानी में सांद्र अम्ल डालेंगे। यहां पे डी इज द राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पानी में जो है पावरफुल एसिड करेंगे, पावरफुल एसिड को पानी में डालेंगे, ऐसे नहीं कि एसिड में पानी डाल दिए। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस, ये प्रोसेस ही आपका गलत है। समझ पा रहे हैं आप बात को? मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ये प्रोसेस जो है आपका वो गलत है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखें। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, स्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है या टेकोफेरॉल है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल कहा जाता है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल किसको कहा है? टेकोफेरॉल विटामिन ई, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल किसको? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहा जाता। तो ये जो नाम है इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, ये आप लिख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। B1 को हम लोग थायमिन कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन B12 को पूछा जाता है कोबाल्बिन कहा जाता है, विटामिन B9 जो है आपका फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 जो है पैराडॉक्सिन है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लोबिन कहा जाता है। तो ये आप याद करके अपने पास रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन D2 को आप देखेंगे D3 को आप लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को हम लोग टैकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? टैकोफेरॉल कहा जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग क्या होता है? मनुष्य के बॉडी का जो सामान्य तापक्रम है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, वो लगभग कितना होता है? तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है। तो मनुष्य के बॉडी का जो सामान्य तापक्रम, हमने क्या बोला है? मनुष्य के बॉडी का जो सामान्य तापक्रम है, अगर हम लोग सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। सेल्सियस की अगर डाटा देखेंगे, फ़ारेनहाइट में देखेंगे 98.6 है। फ़ारेनहाइट क्या होगा आपका? 98.6 फ़ारेनहाइट होगा।
तो मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। ये आपके मनुष्य के शरीर का तापमान है, ये आपके मनुष्य के शरीर का तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये मनुष्य के शरीर का तापमान है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है, ये आप प्रॉपरली समझ पा रहे होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका क्या है ये जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहां पाचन होता है? तो मानव शरीर में जो आहार है भोजन का मुख्यतः पाचन कहां होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां प्रारंभ है उदर से, ये छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ये यकृत में, ये मानव शरीर का आहार नाल है। तो ये आप बताएंगे, मैं जो पूछ रहा हूं आप एकदम ध्यान से बताएंगे कि आहार का भोजन का पाचन मुख्यतः कहां पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। वो कहां पचता है? आपका टोटल जो भोजन है प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। अगर पूछेगा कि भोजन का पाचन आप बताइए कहां से होता है, तो मानव शरीर में जो भोजन का पाचन, डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन, तो डाइजेशन जो है मुख से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है भोजन में पाचन। और याद रखिएगा एक बात, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बातों को। हमने क्या बोला है? छोटी आंत, हमने क्या बोला है? छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन कहां होता है? छोटी आंत में जो होता है वो संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन है वो आपके छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः कहां पचता है? तो आपका छोटी आंत में जो है भोजन पचता है। और प्रारंभ जो होता है मुख से। ये पूरा आहार नाल है, ये टोटल जो है 9 मीटर का होता है हमारा पूरे शरीर का आहार नाल। लगभग 30 फीट जो होता है ये हमारा आहार नाल है। 9 मीटर का होता है, उसमें 7 मीटर तो हमारा छोटी आंत। जितने भी शाकाहारी लोग हैं उसकी छोटी आंत की जो लंबाई है, जैसे शाकाहारी जानवर की भी बात करें, जो छोटी आंत होती है वो ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन में ज्यादा वक्त लगता है। और भोजन का संपूर्ण पूछेगा, विटामिन ए का पाचन, विटामिन डी का पाचन, विटामिन ई का पाचन, विटामिन के का पाचन, तो सभी चीज का पाचन अगर भी पूछेगा तो आप छोटी आंत ही टिक लगा सकते हैं। यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, विटामिन सी होगा, विटामिन डी होगा। स्कर्वी रोग हमने बात किया है स्कर्वी रोग के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अलग अलग, देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अलग अलग विटामिन, मैंने क्या बोला है कि अलग अलग विटामिन के कमी के कारण, अलग अलग विटामिन के कमी के कारण जो है आपका स्कर्वी रोग होता है, अलग अलग विटामिन के कमी के कारण। अगर हम लोग बात करें यहां विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए जो है वो लॉस ऑफ विजन है, मतलब आपको रतौंधी बीमारी जो कहते हैं विटामिन ए की कमी से। कई विटामिन के अभाव से आपके शरीर में रोग हो सकता है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग जो है, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है, तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया हो। तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सल्फर की परमाणुकता क्या होता है? तो आपको मैंने समझाया है, एनसीईआरटी की क्लास अगर पढ़ रहे होंगे, एनसीईआरटी की अगर क्लास आप पढ़ रहे होंगे कि ये सल्फर जो होता है एसेट, एसेट आप लिखते हैं, बहु परमाणु मतलब एक दो से द्विपरमाणु, एकल परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है ये एकल परमाणु है, इसको हम लोग कहते हैं एकल परमाणु, एक परमाणुकता, एक परमाणुकता है। जैसे नाइट्रोजन है N2 लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं द्विपरमाणु। क्या कहते हैं? द्विपरमाणु का उदाहरण होगा नाइट्रोजन। सल्फर जो है ये बहु परमाणु के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएंगे? ये बहु परमाणु के अंतर्गत आते हैं आपके सल्फर। रेडियोधर्मी की एसआई इकाई क्या होगा? रेडियोधर्मी की एसआई इकाई क्या होगा? बैकुलर होगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई पूछा, बैकुलर, क्यूरी, रदरफोर्ड या फैराड। तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई यूनिट होगा वो आपका क्या होगा? रेडियोधर्मिता की जो होगा वो होगा क्यूरी। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज, पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का खोज, ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक का जो खोज किया गया, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक का खोज जो है यह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? उससे भी पहले जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर एग्जामपुर के कोई भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं
तो एग्जामपुर के कोर्स में आप 75% आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी, जो भी कोर्स में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, आप 75% बिहार सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कोई भी जॉब की तैयारी इसके कोर्स को अगर लेंगे तो दिवाली ये आपको मात्र जो है मैंने बताया 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। तो ये आप सेल चल रहा है, आप ले सकते हैं अभी 75% डिस्काउंट के साथ ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? किस राशि का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला होता है? हमने पूछा कैंडेला के बारे में, किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आवेग होगा, वेग होगा, बल होगा कि ज्योति तीव्रता होगा? इस क्वेश्चन को बताएंगे निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक जो है कैंडेला होता है? किस राशि का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला होता है? मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होगा। तो अगर हम लोग कैंडेला के संबंध में बात करें तो निम्नलिखित में ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा आपका कैंडेला ज्योति तीव्रता की। ये आधारी मात्रक है, बेसिक यूनिट है एसआई सिस्टम में। 7 बेसिक यूनिट है एसआई सिस्टम में, 7 उसमें आपका ज्योति तीव्रता भी है। ज्योति तीव्रता का जो होगा वो कैंडेला होगा। एक बात, अगर हम बात करें आवेग के बराबर आपका जो है संवेग का मात्रक होता है। संवेग और आवेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। चाल और वेग का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। भार और बल का यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है। किसका? भार और बल का जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम होता है। आवेग और संवेग का, वेग और चाल का, बल और भार का, इसका जो यूनिट एंड डायमेंशन है, मात्रक और बीमा जो है वो बिल्कुल सेम होता है। वो बिल्कुल सेम होता है। ये बात बिल्कुल समझ जाएंगे आप। और अगर हम बात करें संवेग के संबंध में तो ये आपका एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि किसे कहा जाता है? इसमें परिमाण और दिशा, क्या मैंने बोला है, परिमाण होगा और प्लस आपका क्या होगा, दिशा होगा। तो परिमाण और दिशा ये दोनों चीज आपको देखने को मिलता है। परिमाण और दिशा जो है ये दोनों आपको देखने को मिलता है। क्या क्या? परिमाण भी देखने को मिलता है और दिशा भी देखने को मिलता है। परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, क्या मैंने बताया, परिमाण और दिशा, ये दोनों चीज आपको देखने को यहां पे मिलता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में हम चलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होगा? फैराड, हेनरी, पास्कल या वेबर? तो आप देखेंगे ये चारों का जो अगर आप देखेंगे, धारिता का फैराड होता है। फैराड क्या किसका होगा? धारिता का। प्रेरकत्व का हेनरी होगा। प्रेरकत्व का क्या होगा? हेनरी होगा। और दाब का जो होगा वो पास्कल होगा। दाब का क्या होगा? आपका पास्कल होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का जो होगा वेबर होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का पूछा है, यहां पे आपका क्या होगा? वेबर होगा। दाब का क्या होगा? पास्कल होगा। पास्कल किसका होगा? दाब का होगा। दाब का क्या होगा? पास्कल होगा। तो ये आपको पता है दाब का पास्कल होगा, यहां पे आपका लिखा हुआ है। दाब का जो एसआई मात्रक होगा, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। प्रेरकत्व का जो होगा हेनरी होगा। धारिता का फैराड होता है। धारिता का क्या होगा? फैराड होगा। ये आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है ये जरा हम लोग देखेंगे। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो हमने बोला था संवेग परिवर्तन जहां होगा, सवाल में आपको देखना है संवेग परिवर्तन का दर का क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन से कुछ रिलेटेड बातें आ रही है। अगर संवेग परिवर्तन, तो आप ध्यान रखिए पहला नियम जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो जड़त्व के नियम से रिलेटेड है। किससे? जड़त्व के नियम से आपका रिलेटेड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये जड़त्व के। द्वितीय नियम जो है संवेग का नियम है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपका किससे? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपका संवेग का नियम से। और तृतीय नियम जो है क्रिया के विपरीत आपका प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया के विपरीत जो है, क्रिया के विपरीत आपका प्रतिक्रिया का नियम। तो संवेग का नियम न्यूटन का क्या होगा? न्यूटन के गति का दूसरा नियम होगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम होगा जिसको हम लोग कहते हैं संवेग का नियम। तो द्वितीय नियम है संवेग का नियम, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह आप प्रॉपरली समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल में पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने किया था? तो स्पीसीज का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसकी रचना पूछा गया है, किसके द्वारा किया है? चार्ल्स डार्विन ने किया है, या रदरफोर्ड ने किया है, या मैडम क्यूरी ने किया है, या जेम्स सैंडविक ने किया है? तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की जो रचना है ये चार्ल्स डार्विन ने किया है। विकासवाद का भी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। स्पीसीज का एक बुक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। स्पीसीज का जो है पृथ्वी पर कैसे जन्म हुआ है, कैसे विकास हुआ है, ये जो बुक है ये किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। पूछा गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है, यहां पे आपको पता होना चाहिए 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये सबको पता है, लेकिन इसमें याद रखना सीवी रमन के जन्म दिवस पर, ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं, सीवी रमन के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मैंने बताया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें, बहुत सारे दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे आप बात करें, हम लोग 15 जनवरी जो है सेना दिवस हम लोग मनाते हैं, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, आपको पता ही होगा। 3 फरवरी को जो है नर्मदा जयंती दिवस मनाते हैं, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, तो विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये हम लोग मनाते हैं 4 मार्च को। तो कुछ क्वेश्चन जैसे आप पता होगा आपको कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस होता है 15 मार्च को, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जैसे महिला दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये सब तो रिलेटेड क्वेश्चंस है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सब चीजों को आप बहुत प्रॉपरली समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ध्यानपूर्वक तरीके से। ओके, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्टर, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन। तो रेबीज के टीके के बारे में पूछा गया कि रेबीज के टीके का खोज जो है किसने की थी, रेबीज के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, लुइस पास्टर होगा, अलेक्जेंडर होगा या गोल्डस्टीन होगा। रेबीज के टीके का खोज, हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है, रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया, रेबीज के टीके का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया है, रेबीज के टीके का खोज बताएंगे आप। रेबीज के टीके का जो खोज है, रेबीज के टीके का खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके का लुइस पास्टर होगा, अलेक्जेंडर होगा, एडवर्ड जेनर होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। तो यहां पे रेबीज के टीके एडवर्ड जेनर जो है, चेचक के टीके का लुइस पास्टर आपका करेक्ट आंसर होगा रेबीज के टीके का। और रेबीज जो है कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, चूहा, भालू, खरगोश, इन सब के काटने से भी आपको रेबीज हो सकता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे एक सूत्र भी लिखा है सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, NaHCO3 जिसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला जो होता है Na2CO3, 2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है। जो धोने वाला सोडा होता है इसमें जल के 10 अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न की जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया हम HCl के साथ कराते हैं तो आपका क्या होता है, नमक बनता है, जल बनता है, और गैस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। किसका, CO2 गैस का जो है वो निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, CO2 गैस का निर्माण होता है। यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि CO2 गैस का निर्माण होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पूछा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने क्या बोला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा को अगर गर्म करेंगे तो CO2 गैस ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनता है। यहां पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस है आपका, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान को उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान को उठाता है, तो इस क्वेश्चन में आपका जो फॉर्मूला लगेगा W=mgh होगा। तो एक बात समझिए, वर्क में, फिजिक्स में वर्क का तात्पर्य क्या है, अगर किसी चीज को आप उठा रहे हैं तो काम कर रहे हैं। अगर आप उठा के खड़े हैं, मान लो कोई वस्तु है, इसको उठा के आप 1 घंटे से खड़े हैं, तो 1 घंटे से खड़े हैं, देयर इज नो वर्क, यहां पे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन किसी वस्तु को अगर आप उठा रहे हैं तो काम हो रहा है। तो याद रखिएगा, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान को उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर, तो W=mg, मास आपका है 12 केजी का, मास आपका 12 केजी का है, तो ऊपर उठाता है उसे जमीन से 1.5 मीटर, अपने जी का मान आपका 10 दिया गया है, यहां पे जी का मान देखिए, और हाइट आपका है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसको हटाएंगे, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 10 आएगा, और ये 10 और ये 10 जो है आपका कट जाएगा। 15 गुना 12 150 और 15 दूना 30, 180 जूल जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर विस्थापित कर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, किए गए कार्य की मात्रा बताएंगे। तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, एफ मतलब फोर्स कितने का, 1 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर है, तो इसको कहते हैं 1 न्यूटन का बल और 1 मीटर का आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, न्यूटन इंटू 1 न्यूटन इंटू आपका जो है 1 मीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का बल लगेगा और 1 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, 1 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहते हैं 1 जूल जो है आपका कार्य हुआ है। कितना हुआ है, 1 जूल आपका कार्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, नाइट्रियम निम्न से किसका लैटिन नाम है। तो बताइए आप, नाइट्रियम जो है, नाइट्रियम जो है ये किसका लैटिन नाम है। नाइट्रियम, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, नाइट्रियम जो है ये किसका लैटिन नाम है, नाइट्रियम। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो नाइट्रियम है। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाइट्रियम होता है। किसका, सोडियम का। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वो आपका नाइट्रियम होता है। किसका, सोडियम का। ओके, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, सोडियम का लैटिन नाम आपका क्या होता है, नाइट्रियम होता है। किसका, सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, सोडियम का। पोटेशियम को हम लोग केलियम कहते हैं। पोटेशियम को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम को हम लोग क्या कहते हैं, केलियम कहा जाता है। पोटेशियम को हम लोग केलियम कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा, पूछा निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, बताएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं, निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। क्षारीय मतलब अल्कली, अर्थ मेटल नहीं है। तो बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, तो ये सब आपका देखिए पहला ग्रुप को जो हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल कहते हैं। तो क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, अल्कली अर्थ मेटल नहीं है। तो अगर हम बात करें सोडियम के संबंध में, तो ये आपका सोडियम किसके अंतर्गत आता है, सोडियम जो आता है अल्कली मेटल के अंतर्गत आता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आप सोडियम के साथ जा सकते हैं। सोडियम, ऐसे बेरियम भी आप टिक लगा सकते हैं। तो ये सब नहीं है, समझ में आ रहा। लेकिन कैल्शियम की बात करें, ये अल्कली अर्थ मेटल है। ओके, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का केमिकल नेम बताना है। इसका विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, इसका मैंने बोला है विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, ये बताइए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का जो है रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन B7 का अगर रासायनिक नाम के विषय में बात करेंगे कि विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन B7 को हम लोग क्या, विटामिन B7 के विषय में बात करेंगे तो बायोटीन कहा जाता है। आप देख सकते हैं विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो आपका है बायोटीन। बायोटीन जो है ये विटामिन B7 का केमिकल नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल क्या है, डैश एक क्षारीय धातु है। कौन सा है जो एक क्षारीय धातु है, क्या मैंने बोला, डैश जो है एक क्षारीय धातु है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, जल्दी से बताइए। डैश एक क्षारीय धातु है, कौन सा है जो एक क्षारीय धातु है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में। क्षारीय धातु हमने पूछा, क्या पूछा भैया, क्षारीय धातु, डैश एक क्षारीय धातु है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्षारीय धातु से क्वेश्चन पूछा है। डैश एक क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। तो अगर हम लोग क्षारीय धातु के विषय में बात कर रहे हैं, डैश एक क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु के संबंध में बात करें तो यहां पे आपका मैग्नीज होगा, एल्युमिनियम होगा, सोडियम होगा। तो अल्कली मेटल में आपका क्या होगा, सोडियम जो है ये आपका अल्कली मेटल है। सोडियम की परमाणु संख्या आप देख सकते हैं 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। समझ में आ रहा है। ओके, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा सी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। पृथ्वी पर अगर बात किया जाए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तो वो है आपका एल्युमिनियम। दूसरा नंबर में अगर बात किया जाए तो वो है लोहा। तीसरा नंबर में बात किया जाए तो वो है कैल्शियम। ये क्रम है धातुओं का।
पृथ्वी पर अगर तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, O2 तत्व। और ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? ये आपका अधातु है। तो पृथ्वी पर अगर पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, तो अधातु भी जो होगा वो आपका क्या होगा? अधातु भी अगर पूछा जाएगा तो वो आपका ऑक्सीजन होगा। धातु में आपका एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ठीक है। तो ये आपको क्रम जरूर याद रहना चाहिए। और जो ये पहला ग्रुप है, जो पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो सीधा होता है, वर्गाकार होता है, वक्र होता है, या वृत्ताकार होता है? धातु में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको पता होगा, आपने धातु के बारे में पढ़ा होगा कि धातु के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 होते हैं। अगर हम लोग अधातु के संबंध में बात करें, किसके संबंध में? अधातु के संबंध में बात करें, तो अधातु के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 5 6 7 8 होते हैं। अधातु के आउटर सेल में अगर बात करें तो यहां पे आपका 5 6 7 और 8 होते हैं। अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संबंध में बात करें तो यहां पे इसका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वो पथ जो है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? पथ जो है वो आपका वृत्ताकार होता है। ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान में रखने की जरूरत है। पथ आपका वृत्ताकार। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट? आप बताएंगे। हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है? धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत? कौन सा कथन जो है वो गलत? धातुओं के संबंध में तो सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है और मुलायम है। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और सभी धातुएं धनात्मक, धर्मीय और नमनीय होते हैं। तो धातु के संबंध में हम बता रहे हैं, धातु के संबंध की बात कर रहे हैं हम लोग। किसके संबंध में? धातु के संबंध में। तो सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सभी धातुएं पारे को छोड़कर तरल और मुलायम होते हैं। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी धातुएं आघात वर्धनीय और नमनीय हैं। तो आप बताएंगे इसके बारे में हमें, धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, धातु के संबंध में स्टेटमेंट पूछा, सभी धातुएं चमकती और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है। ठीक है, सभी धातु पारे के छोड़कर तरल में और मुलायम। नहीं, ऐसा नहीं है, यह गलत स्टेटमेंट। पारा को छोड़कर बोला है तरल में होता नहीं। सभी धातु जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सिर्फ पारा ही द्रव्य में होता है। बाकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। सभी धातु में आघात वर्धनीय और नमनीय होते हैं। ये सब ठीक है। ये स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। बी स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पूछा, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक नम्न और लचीली है? सबसे अधिक लचीली धातु, हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है? सबसे अधिक लचीली धातु कौन सा? सबसे अधिक लचीली धातु क्वेश्चन हमने पूछा है, सबसे अधिक लचीली धातु नम्न। तो यहां पे आप सीधा जा सकते हैं चांदी की तरफ। सबसे ज्यादा लचीली रिएक्टिव में पूछता तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम। दूसरे नंबर में आपसे पूछा जाता तो सोडियम आता। तीसरे नंबर में आपका कैल्शियम। चौथे नंबर में आपका मैग्नीशियम आता। चौथे नंबर में आपका क्या आता? मैग्नीशियम आता। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना था कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। एक क्वेश्चन हो सकता है लिस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये जो है लिस्ट है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। सबसे कम प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। समझ में आ रहा है ना? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे हम लोग चलते हैं।
यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर वे में आप समझिएगा। तो एंटीमनी आपका स्ट्रीबियम हो गया, कॉपर का आपका क्यूप्रम हो गया, गोल्ड का आपका ऑरम हो गया, गोल्ड आपका ऑरम, आयरन आपका फेरम हो गया, लेड आपका प्लम्बम हो गया, मरकरी आपका लैटिन नाम है सर, ये जो है आपका स्ट्रीबियम। ये से एक क्वेश्चन आपके आते हैं, स्ट्रीबियम, क्यूप्रम, ऑरम, फेरम, प्लम्बम, हाइड्रागिरम, केलियम, आर्गम, नाइट्रियम, ये आपका जो है लैटिन नाम जो है, ये आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में आता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसके वक्रता त्रिज्या की। अब यहां दर्पण वाला क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है, ये है वक्रता की त्रिज्या, इसको कहते हैं पोल, ध्रुव। परावर्तक सतह जो होता है, इसके मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। दर्पण की कोई भी दूरी जो आप सवाल बनाते हैं, दर्पण की कोई भी दूरी हमेशा मेजर किया जाता है पोल से। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से मेजर करते हैं, पोल से हम लोग मेजर करते हैं, चाहे ये वक्रता केंद्र फोकस की दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र की दूरी, और इसका ये आधा होता है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये बिल्कुल ध्यान, आपने पढ़ा होगा आर इक्वल टू 2f पढ़ा होगा, या आप पढ़े होंगे F बराबर R/2 पढ़े होंगे, F इक्वल टू R/2। आपने दोनों में से एक पॉइंट तो आपने प्रॉपरली पढ़ा ही होगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान ही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितना हो? प्लेन मिरर के सामने जब रखा जाता है, जब दो वस्तु को प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है, किसके अंदर, प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है। प्लेन मिरर के सामने जब दो वस्तु को रख दिया गया, प्लेन मिरर के सामने जो है जब दो वस्तु को रखा गया तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने? इनफिनाइट प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब आपका बनता है। कितना होता है? अनंत प्रतिबिंब आपका बनता है। कितना होता है? अनंत, इनफिनाइट। ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध को मेजर करने के लिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पहला चीज पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? पदार्थ की प्रकृति के ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। दूसरा चीज अगर बात करें तो वायर के लेंथ के ऊपर बात करता है। अगर लेंथ बढ़ेगा, अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। अगर लेंथ को डिक्रीज किया जाए, अगर लेंथ को जो है लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट याद रखना है, ताप पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? प्रतिरोध जो है ताप के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर टेम्परेचर को, यहां पे समझिएगा, अगर टेम्परेचर को घटाया जाए तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको और भी कुछ पॉइंट्स याद रखना है। क्षेत्रफल, अगर एरिया के संबंध में एक तार जो है ज्यादा मोटा वायर है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। अगर यही तार को हम पतला कर दे, यही तार को जो है इतना पतला हम अगर कर दे, इतना पतला अगर कर दे तो एरिया घट गया भैया, एरिया क्या होगा? डिक्रीज कर गया, तो यहां पे रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध डिपेंड किस पर करता है? प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप समझते होंगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है। ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ये भी आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था ताप अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ताप घटता है रेजिस्टेंस घटता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इन सबसे एक सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बारीकी से एक एक चीजों को समझिएगा, बहुत बारीकी पॉइंट से एक एक पॉइंट्स को आपको समझने की जरूरत है। ओके, ये आप समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले सवाल में हम चलते हैं। निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये एसी पर काम करता है, ये वोल्टेज को अप डाउन करता है। सिर्फ एसी करंट को एसी में ही, ये ज्यादा करंट है ज्यादा को कम करता है, तो एसी पर ही काम करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ये क्या करता है? ज्यादा वोल्टेज है, 11,000 का तार है, आपके घर तक कम वोल्टेज जाना है तो ये ट्रांसफॉर्मर लगा दिए, घर से पहले ट्रांसफर कर दिया। मोटर, विद्युत, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जो है
विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? आपका डायनेमो जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? डायनेमो जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो है ये डायनेमो करता है। कौन करता है? डायनेमो करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट जो है ये डायनेमो करता है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल में चलते हैं। ये है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग जो है कहां करते हैं? रेक्टिफायर का हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है? रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो हमने क्या पूछा है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहां किया जाता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी करंट को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो आप बताएंगे रेक्टिफायर का प्रयोग कहां किया जाता है? किसका मैंने बोला? रेक्टिफायर का प्रयोग कहां किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग हमने पूछा है कहां किया जाता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है वो कहां किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग है वो जरा समझिएगा। उच्च वोल्टेज को हाई वोल्टेज को जो है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करने के लिए, निम्न वोल्टेज को, तो ये जो रेक्टिफायर है ये एसी को डीसी में बदलता है। जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज या लैपटॉप चार्ज, उसमें पहले क्या लगा होता है? रेक्टिफायर लगा होता है। जैसे देखिए ये लैपटॉप के चार्जर में आप देख रहे होंगे, ये लैपटॉप का चार्जर है और इसमें क्या होता है? ये एसी करंट लेता है भैया, ये जो है आपका एसी करंट ले रहा है, लेकिन यहां पे जो रेक्टिफायर लगा है ये डीसी में कन्वर्ट करता है और ये चार्जिंग में बदलता है रेक्टिफायर। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। जैसे मोबाइल चार्ज है तो मोबाइल में आगे देखते होंगे आप, मोबाइल के आगे में देखते होंगे ऐसे दो प्लग लगा होता है और इसमें रेक्टिफायर ये वायर ऐसे नहीं, बिना ऐसे जोड़ दिए इसको, समझ गए ना? होल्डर जैसा प्लग नहीं है, इसमें रेक्टिफायर होता है। तो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है कौन? रेक्टिफायर जो है ये एसी को डीसी में बदलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे हैं, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है, इसका रीजन क्या है? धातु जो है आघात वर्धनीय और कोमल होता है, इसका रीजन क्या है ये बताइए। धातु जो है वो आघात वर्धनीय और कोमल होता है तो परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं, धातु चमक सकती है, धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पे फिसल सकती है, धातु ध्वनि उत्पन्न करती है। हमने क्वेश्चन पूछा धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है, इसका कारण क्या है? हमने पूछा है धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है, इसका कारण पूछा है, रीजन पूछा है, क्या रीजन हो सकता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? इसका रीजन क्या होता है? धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है, इसका रीजन क्या हो सकता है? बात समझ रहे हैं? तो धातु जो है, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होता है, धातु के परमाणु एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातुओं के जो परमाणु है कि परतें एक दूसरे पर जो है फिसल सकती है, परत का जो परमाणु है वो एक दूसरे पर जो है फिसल सकती है, स्लिप कर सकता है, यही रीजन है। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ चलते हैं। अगले सवाल में पूछा धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है? तो आपको पता है जो हमारा एलिमेंट है, जो हमारा तत्व है, तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक आपका मेटल होता है, एक आपका मेटल होता है जैसे धातु, दूसरा आपका अधातु होता है, अधातु की बात करें, और तीसरा जो होता है वो आपका उपधातु होता है। उपधातुओं की जो संख्या है, उपधातुओं की जो संख्या है वो 7 होता है, अधातु आपका 20 होता है। धातु जो होता है, धातुओं की जो संख्या होती है वो 91 होते हैं। तो जितने भी धातु हैं वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो धातु के जो ऑक्साइड है वो भी आपका कैसा होता है? बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का होगा। तो करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रॉपर वे में जब आप मेहनत करेंगे तभी आप रिजल्ट में हर चीजों को तब्दील कर पाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है ये, समझ में आ रहा है? आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, ठीक है? तो आपको एक एक चीज पॉइंट वे में आपको प्रॉपरली समझना होगा। तो इस चीजों को जरा समझिए। ओके, तो प्रॉपरली आप समझिएगा तो आपको धातुओं के जो ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है। निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सी जो है एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है भैया?
उपधातु पूछा है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? सीसा, ब्रोमीन, सोना या सिलिकॉन? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सी जो है एक उपधातु है? तो अगर हम लोग निम्नलिखित में कौन सी एक जो उपधातु है, उपधातु के विषय में बात करें तो हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन के संबंध में। किसमें? सिलिकॉन के संबंध में हम लोग बात करेंगे। किसके संबंध में बात करेंगे? हम लोग सिलिकॉन के संबंध में बात करेंगे। तो सिलिकॉन जो है पृथ्वी पर सबसे निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। यह क्या है? लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है हमारा ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है, वो है आपका नाम ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है आपका? ब्रोमीन। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समानता सत्य नहीं है? अधातुओं के गुणधर्म के बारे में पूछा है। इसके बारे में अधातुओं के गुणधर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अधातुओं के गुणधर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है समानता सत्य नहीं है? तो अधातु के बारे में पूछा है तो ये चालक, अधातु विद्युत के कुचालक होते। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट आप देख रहे हैं, लेड पेंसिल, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें करंट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अंदर जो है हीट ट्रांसफर नहीं होता, करंट ट्रांसफर होता है। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसको बात देखिएगा, हल्के पदार्थ होते, भंगुर होते, मंद एवं दीप्तिहीन होते, ये सारी बातें जो है तो बिल्कुल ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपधातुओं के गुणधर्म है? उपधातु का गुणधर्म पूछा गया। निम्नलिखित में कौन सा जो है उपधातु का गुणधर्म है? तो उपधातु जो होते हैं वो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर। तो कई सारे उपधातु, उपधातु की संख्या मैंने बताया है, उपधातुओं की जो संख्या होती है वो 7 होती है। उपधातुओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें हल्का हल्का करंट पास होता है। सिलिकॉन का चिप्स बनाने में, जैसे आप देखते होंगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो उपधातु है वो है सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो उपधातु है वो सिलिकॉन है। इसका इस्तेमाल हम लोग सेमीकंडक्टर के तौर पर करते हैं। सेमीकंडक्टर के तौर पर उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर के तौर पर उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर के तौर पर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? धातुएं जो है विद्युत की जो है अच्छी सुचालक है, अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आवंधित गैस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ढीले आवंधित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, आप बताएंगे प्रॉपरली। हमने पूछा है कि परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। एक बार आप बताएंगे इस क्वेश्चन को। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे ढीले आवंधित क्या होते हैं? ये बताइए, ढीले आवंधित क्या होते हैं? तो हमने पूछा धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, तो ढीले आवंटित फ्री इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था कि धातु के आउटर सेल के विषय में बात करेंगे। धातु की अगर आउटर सेल के विषय की बात करें तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन, हीलियम की बात करें कि हाइड्रोजन में सर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपका अपवाद है। ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये आपको बिल्कुल ध्यान, एक एक पॉइंट को आप बारीकी से अपने कॉपी में लिखिए। और बहुत बेसिक और कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के विषय में बात करें तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है। ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पूछा है निम्नलिखित में किसी गैस में ऊर्जा का मान, कैलोरी मान, भविष्य का ईंधन जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है। सबसे ज्यादा उष्मीयमान आपका हाइड्रोजन का ही उष्मीयमान, सबसे ज्यादा जो उष्मीयमान होता है वो किसका होता है? हाइड्रोजन का जो उष्मीयमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का जो उष्मीयमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है।
जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक, तो जिंक की परमाणु संख्या आपको पता होगा 30 होगा। और एल्युमिनियम और जिंक जो है ये उभय धर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति देखने को मिलता है। तो जिंक का जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया होता है तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे H2 गैस जो होगा ये मुक्त होता है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त होता है। ये आप प्रॉपरली यहां तक आज समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, मिलेंगे कल। आप लोग प्रॉपरली क्लास में आ जाइएगा अपने टाइम से, ओके। तो कल हम लोग मिलते हैं क्लास में। कल की एक अच्छा फिर से प्रारंभ होगा आपके समय से, जो आपका समय है, ओके। तो जय हिंद, जय भारत, ओके। आप लोग मिलिए कल के क्लास में, हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।